हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। स्पेशली फॉर द मेन एग्जाम्स हम जो सीरीज लेकर आए थे, स्पेशली फॉर मेन एग्जाम्स थी। तो अभी देखिए आज के टॉपिक के साथ हम आगे चलें। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक्स, आपका चैप्टर 1 सेक्शन 5 से सेक्शन 8 तक, जहाँ पे रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात की गई थी, प्रॉपर्टी, वो हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 25 तक। इन सारे सेक्शंस को आज के वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कम, जितना हम कवर कर पाएंगे। जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको मैंने वीडियो 1 इसीलिए दिया है कि चैप्टर 2 का वीडियो 1 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने बेरेक्ट में नोट करते हुए चलें। इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स को अपने साथ साथ नोट कर लें। बेरेक्ट में भी कर सकते हैं, अपने आप रजिस्टर में भी कर सकते हैं। देखिए पार्ट 2 हमने बात की थी, स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है। चैप्टर 1 से 6 तक और 5 से 35 तक है। 3 पार्ट में तो डिवाइड ही है टोटल। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं। यहाँ पे देखिए रिकवरी ऑफ पोजेशन जो है ये आपका चैप्टर 1 आता है, सेक्शन 5 टू सेक्शन 8, जहाँ पे 5 और 6 किसकी बात करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और 7 और 8 आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात करते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका चैप्टर 2 हो जाता है और सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 25 तक इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद फर्दर जो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डिक्लेरेटरी डिग्री, इसके बारे में हम फर्दर बाद में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 2। नाउ इन चैप्टर 2 जो हमने बात की, सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 25 तक, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज। तो देखिए सबसे पहली बात क्या आती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपका चैप्टर 2 है। लेकिन जो यहाँ शुरुआत की गई है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, कि भाई डिफेंस क्या क्या होंगे, डिफेंडेंट के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे जिनके लिए वो बात कर सकता है। किस चीज़ के लिए भाई, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डिफेंसेस अवेलेबल है। देखिए बेरेक्ट पढ़ लेते हैं एक बार, कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर इन वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड under this chapter in respect of a contract, the person against whom the relief is claimed may plead by the way of defense। देखिए वो व्यक्ति, किसी डिफेंडेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, ये जो डिफेंडेंट है वो प्ली कर सकता है कैसे डिफेंसेस को, एनी ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये किसकी, देखिए ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही यहाँ ये बात कर रहा है, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसमें जितने ग्राउंड दिए गए हैं। देखिए यहाँ सिंपल सी एक बात अपने माइंड में याद रखिए कि जिस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज किया जा सकता है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उन सभी कंडीशंस पर आप यहाँ भी चैलेंज कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है, देखिए कोर्ट जो है किसी भी ऐसे एग्रीमेंट को नहीं मानता है जो कि लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, which is not enforceable by law, it means which is not a contract। तो यहाँ पे केस लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा बाबू वर्सेस रामाकृष्णा। राजा बाबू, ये मैं सेक्शन 9 के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्सेस रामा कृष्णा। ठीक है, ये 1973 का केस है मद्रास हाई कोर्ट का। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भाई जिस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो लॉ से बाउंड नहीं है, उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती। इसीलिए जितने भी वॉइड आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं आएंगे। यहाँ पे कॉन्क्लूड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कानून की नज़र में।
जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं दोज मस्ट बी प्रिसाइज एंड सर्टेन एंड द पार्टीज मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन देम। ये इस केस की ऑब्जर्वेशन थी, तो इस केस को भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। एक दूसरे केस की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके भी आप नोट कर लें। सुकुमार वर्सेस एसके बैनर्जी, ये केस था एक, सुकुमार वर्सेस एसके बैनर्जी, AIR 1972, ठीक है। ये कैलकाटा हाई कोर्ट का केस था। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, देखिए कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अ हार्ड एंड अनकॉन्शनेबल बार्गेन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द बार्गेन इज improvident, the court may in its discretion refuse the specific performance। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया था। तो सेक्शन 9 ने देखा, आपने देखा कि ये डिफेंस प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे आप वो सारे ग्राउंड लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में आता है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे। अभी हम सेक्शन 10 की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 10 में क्या चीज़ है कि सेक्शन 10 को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। सबसे पहली बात यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है आपकी, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसके मद्देनजर दो बातें यहाँ पे आएंगी। क्या क्या आएंगी कि व्हेन इट कैन बी अलाउड एंड व्हेन इट कैन नॉट बी अलाउड। तो भी दो बात आ गई कि व्हेन अलाउड एंड व्हेन नॉट अलाउड। जब व्हेन अलाउड की हम बात कर लेते हैं तो ये आ जाता है सेक्शन 10, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये जो बात की गई है ये आपकी की गई है कहाँ पे, सेक्शन 14 में। तो हमेशा सेक्शन 10 को सेक्शन 14 के साथ पढ़ना, पहली बात तो ये याद रखिए। सेक्शन 10 कहता है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, और सेक्शन 14 कहता है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। इन दोनों में बहुत बढ़िया रिलेशन है। देखिए 2018 में अमेंडमेंट हुआ था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, यही रीज़न है कि यहाँ पे सेक्शन 10 आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट में क्या है, इस सेक्शन को पूरा चेंज ही कर दिया गया था। ठीक है, इस अमेंडमेंट से पहले क्या है, सेक्शन 10 बात करता था कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की, इट कुड बी इन्फोर्स्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। और बाद में इसमें क्या अमेंडमेंट कर दिया गया कि द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। ये शैल वर्ड डाल दिया गया था यहाँ पे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 6। ठीक है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले क्या था कि केसेज इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट except as otherwise provided in this chapter, specific performance of contract may in the discretion of court be enforced। ये आपका पहले लैंग्वेज थी जो टोटली चेंज कर दी गई थी। तो 2018 के अमेंडमेंट की वजह से ये सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 10 जब अमेंड कर दिया गया 2018 में, तो इसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ, और इस चेंज के आने के बाद ये कोर्ट्स के ऊपर क्या हो गया, एक ऑब्लिगेशन हो गया। इससे पहले यहाँ पे 2018 से पहले ये क्या था, ये कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर था। ठीक है, अब ये ऑब्लिगेटरी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इट नाउ बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द कोर्ट टू डिक्री अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी दी गई थी वहाँ पे, उन एक्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए कोई ट्रस्टी है और उसने अपनी जो ट्रस्ट थी उसमें उसको जितनी पावर मिली हुई थी भाई, उससे एक्सेस जाके उसने कोई एक्सेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स स्पेसिफिकली। फिर हम सेक्शन 14 में पढ़ेंगे, हमने बात की कि व्हेन नॉट अलाउड। टोटल वहाँ पे है ना आपको 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं, उनको हम सेक्शन 14 में ही पढ़ेंगे भाई, जिन पे नहीं हो सकता। फिर आगे सेक्शन 16 भी इसके बारे में बात करता है। ठीक है, और वो सेक्शन 16 में भी अमेंडमेंट हुई थी और 14 में भी अमेंडमेंट हुई थी।
ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, अदरवाइज इट इज ऑब्लिगेटरी टू दी कोर्ट्स टू इन्फोर्स दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन 14 को समझते हैं इसके साथ। नाउ सेक्शन 14 की हम बात करते हैं। आप कहेंगे कि सेक्शन 11, 12 और 13 कहाँ चले गए? भाई इनको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सेक्शन 10 बात करता है कि व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी अलाउड एंड व्हेन इट कैन नॉट बी अलाउड। 10 में हमने बात की कि 2018 से पहले ये डिस्क्रिशनरी सेक्शन था, अब से ये ऑब्लिगेटरी हो गया कोर्ट्स के लिए। तो अमेंडमेंट वाले सेक्शंस को जरूर ध्यान दें, ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। देखिए अब सेक्शन 14 कह रहा है कि जहाँ पे ये स्पेशली इन्फोर्स नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमने बात की थी? टोटल 4 कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं कि वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। सेक्शन 20 भी काफ़ी चेंज हुआ है अमेंडमेंट में, ये पूरा सेक्शन ही रिप्लेस कर दिया गया एक तरह से, उसकी भी हम बात करेंगे। अब देखिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मुझे तो गेहूं चाहिए तुमसे 50 kg। अब जब ए बी के पास गेहूं लेने पहुंचा तो बी ने कहा कि भाई गेहूं तो नहीं, चावल है मेरे पास, तो अब देख लो इससे तुम्हारा काम चलता हो तो ए ने कहा कि ठीक है यार चलो चावल दे दो मुझे, और ये बी से जो है राइस लेकर आ जाता है। फिर ये कोर्ट में चला जाता है कि जी मुझे ना आप मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे बी ने कहा था कि वो मुझे 50 किलो चावल गेहूं देगा और अब नहीं दे रहा। तो कोर्ट कहेगा कि तुम तो ऑलरेडी उससे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा चुके हो, तुम गेहूं के बदले चावल ले चुके हो, तो अब तुम्हारा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो इस ग्राउंड पे नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की सब्स्टिट्यूटिव परफॉर्मेंस आपने ले ली थी। क्लॉज बी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी। अब मान लीजिए ए ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में चला गया है, और जो भाई वो है वहाँ पे कोर्ट की ये हो जाता है कि कोर्ट को कंटिन्यूअस ड्यूटी बन जाती है कोर्ट की कि बी से सुपरवाइज करे, और कोर्ट ऐसा कर नहीं सकता। अब भाई जिस एक्टिविटी को, जिस परफॉर्मेंस को कोर्ट कंटिन्यू सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ए ने यहाँ बी से क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट किया था, और भी जो ये परफॉर्मेंस होने की कोर्ट इसको सुपरवाइज नहीं कर सकता। तो इसको समझने के लिए हम एक केस समझते हैं यहाँ पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस वेंकटेश। ये 1949 का ही केस है और नागपुर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई इट इज़ ओनली जो क्लॉज दिया गया है सेक्शन 14 में, दिस इज द सोल टेस्ट क्या है यहाँ पे, द वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज सच दैट कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज इट्स परफॉर्मेंस इन एज मच एज इट इज इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी। कि भाई इसमें सीधी सी बात यह है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को की परफॉर्मेंस को कोर्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता सुपरवाइज, उसकी ड्यूटी बन जाती है, और वो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती। इसके लिए केस ला आप नोट कर लें। पहला केस जो आपने यहाँ पे देखा वो आपने देखा सेंट्रल बैंक वर्सेस वेंकटेश का। तो अभी मैं इसी के जो आपका क्लॉज बी है, मैं यहाँ पे 14B की बात कर रहा हूँ। इसी में एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ऐसा केस जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी, गीता पंप वर्सेस असिस्टेंट जज। ठीक है भैया, 2000 का ही मुकदमा है, या 2000। ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट ने ये फैसला दिया था। इस केस से आपको सेक्शन 14 का सब सेक्शन बी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि भाई जो एग्रीमेंट है, किसी ने एग्रीमेंट किया कि मैं 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे गीता पंप को, ये किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके साथ, तो कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये चला गया कि नहीं, ये तो गलत है, मुझे मिलना चाहिए।
तो क्या 24 घंटे आपको भी बिजली मिलेगी 24 आवर्स तक, इस बात को क्या कोर्ट सुपरवाइज कर सकता है? It cannot be supervised by the court because it would require the continuous supervision and court is unable to do that. That's why section 14 subclause B said a contract the performance of which involves a performance of a continuous duty which court cannot supervise. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इन दोनों एग्जाम्पल से। दोनों केस लो को यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं अपना सब सेक्शन सी। A contract which is so dependent on the personal qualifications of the parties that court cannot enforce specific performance in its material term। अब मान लीजिए भाई किसी ने ए ने बात की बी से कि भाई तुम मेरे कॉन्सर्ट में गाना गाओगे। बी बोला ठीक है भाई मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में गाना गाऊंगा। अब बी ने मना कर दिया, अब भाई और कोई ये गाना गा नहीं सकता, तो क्या कोर्ट इस पर गाना ज़बरदस्ती कैसे गाने को बोल सकता है कोर्ट इसको? क्योंकि ये इसकी पर्सनल क्वालिटीज़ की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे केस है, ठीक है। पर्सनल सर्विस में आप पहले ये नोट कर लें कि पर्सनल सर्विसेज में आ जाता है, जैसे कोई डांसर है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन, ये सारे पर्सनल सर्विस में आते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज इज नॉट एंटाइटल्ड टू इन्फोर्स अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द कॉलेज इज एफिलिएटेड टू अ स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी। जे तिवारी वर्सेस ज्वाला देवी विद्या मंदिर, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट 122, ये वहाँ का केस है। तो ये आपका क्लोज सी हो गया कि भाई आप उससे किसी की पर्सनल, मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल आप ले लेते हैं हम यहाँ पे कि ए एक पेंटर है, बहुत अच्छा पेंटर है ये, और इससे कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? बी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओगे। ए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है लेकिन बाद में क्या कर देता है? मना कर देता है। फिर बी जो है भाई साहब ये चले जाते हैं कोर्ट में और ये बोलते हैं कोर्ट को कि जी ए को बोलो मेरी पेंटिंग बनाए। भाई ये क्या है? ये इसकी पर्सनल क्वालिटी है, इसमें कंपनसेशन तो दिलाया जा सकता है लेकिन आप उसको इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती। देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता ही ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसी काम को करवाना, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम देखते हैं इसका सब सेक्शन सी डी क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डेटर्मिनेबल, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इसके नेचर में डेटर्मिनेबल है आप उसको भी क्या कर सकते हो? इन्फोर्स नहीं करवा सकते। डेटर्मिनेबल का मतलब होता है दैट इज टर्मिनेबल। अब मान लीजिए कि इट इज़ फ्यूटाइल टू इन्फोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट एट दी विल। अगर किसी विल का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। दिस वुड बी सो बिकॉज सच अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाई एनी पार्टनर एट एनी टाइम। भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी भी टाइम उसको डिसॉल्व कर देगा। अब देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। एक दुकानदार है, इसने बी से कोई आइटम दिया बी को कुछ पैसों में। अब भाई बी उस आइटम को वापस देगा तो इसको क्या कर देगा? रीपे कर देगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टर्मिनेबल है कि भाई मैंने आपको कोई आइटम दिया, ठीक है, आपको नहीं करना तो मेरे पैसे वापस ले लो। जो जो आपकी चीज़ें आपस की हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो चीज़ें वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्मिनेबल हो जाता है। उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। तो सेक्शन 14 में आपने पढ़ा कि किन किन का नहीं करा सकते हैं। 14A को हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम कर लेते हैं अपना 11 और 12। अब देखिए सेक्शन 11 क्या कहता है आपका कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद द ट्रस्ट, ये स्पेसिफिक ट्रस्ट की बात करता है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ भी सेल वर्ड यूज किया गया था, ठीक है। 2018 में इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। देखिए 2018 में जितनी अमेंडमेंट हुई हैं उन अमेंडमेंट्स को आप ज़रूर ध्यान दें, अपने बेर एक्ट में नोट कर लेंगे। जो जो 2018 में अमेंडमेंट हुई हैं वो सारी की सारी अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बी इन्फोर्स्ड व्हेन द एक्ट इज एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस ऑफ होली और पार्टली ऑफ ए ट्रस्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द ट्रस्ट इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर कोई ट्रस्टी अपनी जो उसकी पावर मिली है ट्रस्ट में उससे बियॉन्ड जाके अगर कोई
कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अभी सेक्शन 11 को एक हम उससे समझते हैं। देखिए सेक्शन 11 का सब रूल 1 क्या कहता है आपको। सब रूल 1 ने कहा कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड व्हेन दी एक्ट एग्रीज टू बी डन इन दी परफॉर्मेंस। इसको देखिए मैं आपको केस की स्टोरी से समझाता हूँ कि एक प्लेंटिफ होता है बंदा, ठीक है, मान लेते हैं इसका नाम ए है, ए एक प्लेंटिफ है। अब ये बी एक बंदा है जो डिफेंडेंट बना बाद में इस केस में, ठीक है, इनका नाम भी बताऊंगा मैं आपको। ये इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई किसी प्रॉपर्टी का परचेजिंग होना था, कोई एक प्रॉपर्टी थी, प्लॉट था, हाउस था, कुछ भी एक प्रॉपर्टी थी, इसकी परचेजिंग में वो बोला कि मैं तुमसे कम्पीट नहीं करूँगा वहाँ पे, इसके बदले तुम मुझे उस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मुझे दे देना। ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब ये कोर्ट में केस गया और बाद में बी ने क्या किया, मना कर दिया। जब कोर्ट में ये लोग पहुँचे तो कोर्ट ने वहाँ क्या कहा कि बी जो है वो ट्रस्टी के तौर पे है, क्योंकि इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई वो उतना हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा प्रॉपर्टी देने के बाद। तो जो प्रॉपर्टी ए के हिस्से में आनी चाहिए थी, बी उसका सिर्फ एक ट्रस्टी के तौर पे है। और इसीलिए सेक्शन 11 लगता है क्योंकि वो बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद द ट्रस्ट एंड एज पर सेक्शन 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है, ये प्रॉपर्टी ए को दिलाई जा सकती है। स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरे केस का नाम लिख लीजिए चटक वर्सेस मुल्लर। ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई है इस केस की स्टोरी है। तो आई होप इससे आपको सेक्शन 11 क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखिए सेक्शन 12 की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि यहाँ पे ये पार्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पार्ट परफॉर्मेंस। यानी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको आप कंप्लीट, भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो वो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम आप वहाँ पे कर देंगे, उसका कुछ हिस्सा आप कर सकते हैं, उसको पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। देखिए सेक्शन 12 का रूल 1 ही ये कहता है कि ये जनरल रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एज ए होल जो है परफॉर्म होना चाहिए, पार्ट बाय पार्ट परफॉर्म नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मेरी ये कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी की मशीनरी के लिए आपसे 500 टूल्स पार्ट्स की ज़रूरत है, मुझे 500 पार्ट्स है, कंपनी स्पेशल पार्ट है कोई मशीन का, वो 500 पार्ट्स आप मेरे को दे देना। ए बोला कि ठीक है जी डन, मैं दे दूंगा। ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के साथ कि 500 पार्ट्स देने हैं, बी बोला डन मैं दे दूंगा आपको। ए इस बात को लेके बैठ गया, ठीक है अभी मुझे बी 500 पार्ट्स दे देगा। बी बाद में ए को क्या कहता है कि जी मैं तो आपको सिर्फ 400 पार्ट्स दे सकता हूँ, 100 पार्ट्स मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, मुझे तो 500 पार्ट्स चाहिए थे, 500 पार्ट्स के बिना कैसे काम होगा। तो इन दैट केस देखिए ये 400 अगर आप देखेंगे तो क्या कहीं ना कहीं ये कि कॉन्सिडरेबल होल पार्ट नहीं है। अगर इसको आपको कंसिडर करेंगे तो एज गुड एज होल पार्ट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल पार्ट है। 500 में से 100 तो स्मॉल पार्ट ही है वहाँ पे। तो यहाँ पे ए कहता है कि चल ठीक है यार तू 400 तो दे, भाई 400 तो पार्ट्स दे दे तू, और मेरे को एक काम कर 100 जो पार्ट्स थे उनके बदले आप मुझे मनी वापस कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये पार्ट परफॉर्मेंस हो गई। अब क्या कोर्ट भी इसको करवा सकता है? देखिए आप पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात को समझिए। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए अपना जितना कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें हुई वो पूरी नहीं कर पा रहा है, बट उसका एक स्मॉल अमाउंट है जो वो नहीं कर पा रहा है, और वो कहता है कि जी बाकी कर लो, ये नहीं कर सकता, इसके बदले में पैसे दे दूंगा। तो दिस इज नोन एज पार्ट परफॉर्मेंस। तो इसको देखिए अब सेक्शन में जाते हैं हम, बेयर एक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसका क्या प्रोविजन है वो समझते हैं। अब देखिए सेक्शन 12 की लैंग्वेज को पढ़ते हैं यहाँ पे। सेक्शन 12 क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स इस सेक्शन में ना लास्ट तक समझना, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है इसकी अगर आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट। देखिए सबसे पहले हम सब सेक्शन 1 देखते हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट
डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ सेल, तो यहाँ पे ये ऑब्लिगेटरी है, आपका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कोर्ट का। ये कहता है कि भाई यहाँ से आगे इस सेक्शन में जो कुछ दे रखा उसको छोड़कर, इट मीन्स इट इज ए जनरल रूल कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, एज ए होल ही उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने जो इस बात के लिए उसे पूरा करना है आपको, आधा अधूरा में काम नहीं चलेगा। ये एक जनरल रूल है। अभी हम देखिए इसके आगे क्या हो जाता है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस भी हो सकती है। क्या हो सकती है, पार्ट परफॉर्मेंस की जा सकती है। तो सेक्शन 12 पहली बात तो याद रखिएगा कि पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के। अब पार्ट परफॉर्मेंस कैसे होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसमें कैसे होगा, हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि भाई आप किसी ने 500 पार्ट्स की डिमांड की, कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कह रहा है कि जी 500 नहीं मैं 400 दे सकता हूँ, और जो 100 बच गए भाई उनके लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, पैसे ले लेना उनके लिए भाई। तो ये 400 क्या है, एक कॉन्सिडरेबल अमाउंट है, कॉन्सिडरेबल पार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट का। ये कहता है कि वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल, यानी कि 500 पार्ट्स तो नहीं कर सकता वो पूरे, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, कितना बच गया लेफ्ट, 100 बच गया, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन टू द होल ऑफ द वैल्यू, भाई 500 कंपेयर में स्मॉल प्रोपोर्शन ही है उसका, एंड एडमिट्स ऑफ द कंपनसेशन इन मनी, इसके बदले में भाई मनी भी मिल गया। द कोर्ट में एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, ईदर पार्टी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान देना है। यानी कि कोई भी पार्टी मुकदमा ला सकती है। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन सूट लेकर आ सकता है, तो ईदर पार्टी। डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड, कितना परफॉर्म हो सकता है, 400, एंड अवार्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितनी थी, 100। तो देखिए इस लैंग्वेज को इस एग्जांपल से कोरिलेट कीजिए कि भाई 500 का तो जो करना था, 500 पार्ट्स उसको देने थे, वो नहीं दे पाया, तो कोर्ट ने कहा कि जो अनपरफॉर्म्ड है वो स्मॉल पार्ट होना चाहिए, स्मॉल पार्ट है भाई 100, उसके बदले पैसे देने चाहिए, पैसे दे दिए हैं, और जो बच गया उसको परफॉर्म कर दो, तो 400 के लिए परफॉर्म कर दिया। इतनी सी बात यहाँ पे कह रहा है। अभी आप समझिए सब सेक्शन 3 को, अब इसको अपोजिट कर दीजिए। देखिए अभी क्या था कि 500 पार्ट्स देने थे ए को बी को, ये कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में, भाई ये 400 दे रहा था, बट ये 400 के लिए भी क्या करा, 400 नहीं दे सकता, 100 दे सकता है। तो भाई सामने वाली पार्टी की मर्जी है, या तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनसेशन ले ले, या भाई वो इस पे एग्री हो जाए। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड सब आपका सेक्शन 12 का सब सेक्शन 3 कहता है कि वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, तो कितना बच गया, 400 बच गया अभी अनपरफॉर्म्ड। तो वो क्या करेगा, फॉर्म अ कंसीडरेबल पार्ट ऑफ द होल, बिल्कुल भाई कंसीडरेबल पार्ट है ना, जैसे यहाँ 400 कंसीडरेबल था वैसे यहाँ भी 400 कंसीडरेबल पार्ट है। दो एडमिटिंग द कंपनसेशन इन मनी, चाहे भले ही वो पैसे दे दे, लेकिन भाई वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं हो पाया ना उसका। या क्या हो सकता है कि भाई बी उससे पैसे ही एडमिट ना करे, भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, कंपनसेशन लूंगा ही नहीं, तो भाई ही इज नॉट इंटाइटल टू ऑब्टेन ए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो वहां पे उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंटाइटलमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट में, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, अदर पार्टी यानी कि भाई जो करना चाहती है वो मुकदमा कर देती है। डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट, भाई उसको डायरेक्शन देती है कि तुम अपना पार्ट पूरा करो जो तुम्हें करना है, एज ही कैन परफॉर्म, जितना वो कर सकता है। इफ द अदर पार्टी, उसमें भी कंडीशन है, इन अ केस फॉलोइंग अंडर क्लोज ए पे और पेड, या तो उसने पे कर दिया है या वो पे कर चुका है, अभी पे किया है या पे कर चुका है, तो एग्रीड कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस टू द कंसिडरेशन ऑफ पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म इन द केस फॉलोइंग अंडर क्लोज बी।
भाई ए के मामले में क्या है कि उसने एडमिट कर लिए थे पैसे, तो पैसे दे दिए हैं उसने या दे चुका है। अब बी में आ जाता है कि अंडर क्लोज बी पेज और हैज पेड द कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई देखो यहाँ ए में उसने किसके लिए किया था, उसने अनपरफॉर्म यानी कि 400 के लिए अगर जो पैसे दिए वो आपकी कंडीशन 1 हो गई, और अगर पूरे के लिए पैसे दिए वो आपकी कंडीशन 2 हो गई यहाँ पे। तो इन ईदर केस रिलिंक्विश ऑल द क्लेम्स टू परफॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने उसके जो क्लेम है ना उस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड वो सारे रिलिंक्विश हो जाएंगे। एंड ऑल राइट टू कंपनसेशन ईदर फॉर डेफिशिएंसी और फॉर लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट। भाई भले वह डिफेंडेंट का डिफॉल्ट था बट उसके सारे जो क्लेम है वहां पे वो रिलिंक्विश हो जाएंगे। अभी सब सेक्शन 4 को देखिए, सब सेक्शन 4 को समझते हैं। अभी ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, भाई मुझे 500 पार्ट्स चाहिए, हम इसी इलस्ट्रेशन पे चल रहे हैं तब से। अब यहाँ पे कहता है कि मुझे इसके साथ में ना भाई एक 200 टूल्स भी दे देना, मशीन्स के कुछ अलग से टूल्स आते हैं वो 100 टूल्स भी दे देना। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीजें सेपरेट है, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये, एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट है। अब ये कहता है कि जी मैं टूल ये तो दे दूंगा 500 के 500, लेकिन मैं टूल नहीं दे सकता। तो कोर्ट यह बोल सकता है कि जो सेपरेट ग्राउंड है उसको आप क्या करो, परफॉर्म करो भाई। तो ये कहता है व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज टेकन बाय इटसेल्फ कैन और ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म स्टैंड ऑन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अनदर। एक दूसरे से सेपरेट है दोनों, ये इससे सेपरेट है ये इससे, विच कैन नॉट ought to be specifically informed court may direct specific performance of the former part। former part भैया क्या कौन सा हो गया, यहाँ जो आपका ये था 500 में से 500 पार्ट्स मशीनरी के थे, 100 पार्ट्स टूल के थे, ये वो कर नहीं रहा था, ये वो करने को तैयार था, तो ये आपका फॉर्मर पार्ट हो गया और कोर्ट उसको इसके परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अगर मान लो भी जब वो ये 100 टूल्स जो कि हम बात कर रहे थे ये सीज हो गई, ये बनते ही नहीं भाई, अब कोई फायदा है नहीं, ये बनने ही बंद हो गए हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, ये वो बात कर रहा है। सेक्शन 12 को आपने हाई होप अच्छे से समझा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। सेक्शन 13 को इसके आगे हम 17 के साथ पढ़ेंगे, जैसे हमने 10 को 14 के साथ पढ़ा था। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बाकी जो है हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारी मेल पे हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह के भी डाउट हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस लगते कैसे हैं, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे भी आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन पोल वगैरह हम वहाँ करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with part 2 that is about specific relief, and my dear friends that is the actual part 2 and 3 is the most important area of the specific relief act, so please don't miss those videos। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।